नमस्कार दोस्तों। सहायक कुल सचिव परीक्षा की तैयारी की अगली कड़ी में आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 2 पर डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका कुछ पार्ट जो कि और महत्वपूर्ण है उसको भी हम शामिल कर लेंगे, तो कुछ अन्य बिंदुओं को हमने भाग 2 में शामिल किया है। भाग 2 बनाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाएगा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड आ जाए, हायर एजुकेशन से रिलेटेड आ जाए, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। निबंध के रूप में भी आ जाएगा तो भी आप लिख लेंगे। इंटरव्यू में अगर आप पहुंचेंगे तब भी आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति या देश की जो एजुकेशनल सिस्टम है उस पर आप अच्छा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, अन्य बिंदुओं में कल मैंने या पिछले वीडियो में मैंने प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और जो रेगुलेटरी बॉडी थी, टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन के डिजिटलाइजेशन, जेंडर इक्वलिटी, इन बिंदुओं को समाहित किया था। आज हम इन सभी बिंदुओं में से कुछ बिंदु अगर छूट गए हैं तो उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, एक बिंदु है कि किसी भी स्कूली वर्ष के दौरान अधिकतम 2 बार बोर्ड परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा, एक सुधार के लिए परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर एम्फेसाइज करती है कि जो भी बच्चा किसी भी क्लास में पढ़े तो उसको 2 मौके मिलने चाहिए। यदि वो एक मौके पर असफल हो जाता है तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए, एक मौका उसको और दिया जाना चाहिए। दूसरा है एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, जिसको परख कहते हैं। देखिए, बहुत सी टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी को मैंने दाईं तरफ डिस्क्राइब कर दिया है। कभी कभी ऐसा भी संभावना हो सकती है कि एग्जामिनर इन्हीं में से कोई टर्मिनोलॉजी उठाकर रख दे और कह दे कि इसको डिफाइन करिए, एब्रिविएशन को कहे कि डिफाइन करिए या टर्मिनोलॉजी को कहे व्याख्या कीजिए। तो परख की स्थापना की गई है। परख एक मूल्यांकन वाली एजेंसी होगी। परख का फुल फॉर्म मैंने देखिए लिखा ही है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी कि निष्पादन मूल्यांकन, रिव्यू, पुनरीक्षण एंड एनालिसिस, विश्लेषण ऑफ नॉलेज। यानी कि एनालिसिस ऑफ नॉलेज मतलब है ज्ञान का विश्लेषण फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। तो परख आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में काम करेगा। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरणों की स्थापना की गई है, इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। इसके अलावा बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय, मेरू। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य यह है कि 2035 तक जो एकल विषयों पर या किसी एक स्ट्रीम पर स्पेशलाइज्ड होकर अपने काम को कर रहे हैं उनको बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान केंद्र बना दिया जाए और 2035-40 तक धीरे धीरे उनको इतनी ऑटोनॉमी दे दी जाए 2040 तक कि वो विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लें। तो इसको मेरू कहा गया है। मेरू का फुल फॉर्म है एम से मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो मल्टी डिसिप्लिन, जैसे कि आपको मैंने कल बताया, पिछले वीडियो में बताया, आईआईटी, आईएम, एनएलयूज, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं। आईआईटी अगर साइंस पे काम कर रहा है, आईएम प्रबंधन पे काम कर रहा है, एनएलयूज लॉ के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो इनको मल्टी डिसिप्लिन बना देना है। कुछ दिन बाद इन इंस्टीट्यूशन से कहा जाए कि आप आईआईटी से कहा जाए आप एमबीए भी पढ़ाइए, आप एमए भी कराइए, और आईएम से कहा जाए कि आप इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में एमए कराइए, आप डॉक्टरेट उपलब्ध कराइए, साइंस की डिग्रियां दीजिए। तो इस प्रकार से इनको एक विश्वविद्यालय का भी दर्जा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सेलेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। सभी शैक्षिक संस्थाओं को लाभ रहित इकाई बनाना। यह भी कहा जा रहा है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, किसी भी संस्थाओं को लाभ सहित नहीं बनाएंगे बल्कि लाभ रहित बनाएंगे। इनका ऑडिट लाभ रहित इकाई के रूप में होगा, यानी कि ऑडिट करते समय देखा जाए कि प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, अधिक से अधिक जो भी आपका
जितना आपको रिसोर्स लगाया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको खर्च भी किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य मिलकर कुल जीडीपी का 6% शिक्षा, ये महत्वपूर्ण है। कोशिश की जा रही है कि देश में चाहे केंद्र और राज्य जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं शिक्षा में, वो कुल जीडीपी का 6% हो। अभी बहुत कम है, अभी 1.7 ऐसा कुछ, 1.7 ऐसा कुछ है, 6% तक लाना है। 2030 तक हर जिले में एक बड़ा बहुविषयक उच्च शैक्षणिक संस्थान की स्थापना। मतलब इनका उद्देश्य है कि लगभग एक यूनिवर्सिटी हर जिले में 2030 तक बन जाए। बहुविषयक उच्च शैक्षणिक संस्थान का मतलब है जो जिसमें कि आपकी डॉक्टरेट उपाधियाँ भी हों, आपका साइंस भी, इंजीनियरिंग भी, मैनेजमेंट, लॉ, सारी सुविधाएं हों। तो ये सारी सुविधाएं एक विश्वविद्यालय में ही होती हैं। तो ये उद्देश्य है कि 2030 तक हर जिले में एक बड़ा बहुविषयक उच्च शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की जाए। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंट लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प हो। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि हर कॉलेज, हर स्कूल ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रम को चलाने की क्षमता रखे, बशर्ते उसे जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनसे अनुमति लेनी होगी। 15 वर्षों में संबद्ध कॉलेज को स्वायत्त कर दिया जाएगा। अभी देखिए, कॉलेज दो प्रकार के होते हैं, एक एसोसिएट होते हैं आपका, और आप कुछ एसोसिएट होते हैं और कुछ आपका को रिलेटेड होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं विश्वविद्यालय से। तो ये कहा गया है कि जो एसोसिएट विश्वविद्यालय कॉलेजेस हैं उनको 15 वर्ष में इतनी ऑटोनॉमी दे दी जाएगी हर काम को करने के लिए कि वो यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने की सुविधा देने का उल्लेख किया गया है कि ऐसे विश्व के 100 विश्वविद्यालयों को चुना जाए जिनको हिंदुस्तान में आमंत्रित किया जाए कि वो अपने रिसर्च, अपने सेंटर, अपने इंस्टीट्यूशंस यहाँ स्थापित करें। इसके अलावा जो सामान्य सुविधाएं होती हैं, छात्रावास, मुफ्त हवाई यात्रा, स्वच्छ जल, पुस्तकालय, बुनियादी सुविधाएं, ये सब भी 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। एक सबसे महत्वपूर्ण है वही जो पिछले भी एपिसोड बताया था मैंने, HECI की स्थापना, हायर एजुकेशन आपका कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना है, जो मैंने बताया कि यूजीसी का स्थान लेने के लिए ये रिकमेंड किया गया है, जिसके अंदर 4 संस्थाएं होंगी, NHERC, NAC, HEGC और GEC। इनके आप फुल फॉर्म देखिएगा, दाहिने साइड लिखा हुआ है। HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, इसका काम वित्तीय फाइनेंशियल एड देना होगा, असिस्टेंट करना होगा। NAC नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, इसका उद्देश्य मान्यता देना होगा इंस्टीट्यूशन को, अभी जैसे NAAC काम करता है। NHERC इसका काम नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी होगा, ये इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करेगा, देखेगा कि किसी प्रकार कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है। और GEC इसका काम होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये सामान्य शिक्षा की परिषद होगी, ये शिक्षा के करिकुलम वगैरह पर बनाएगा और उस पर कंट्रोल करेगा। इसके अलावा कुछ और फुल फॉर्म है, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपका NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये कुछ फुल फॉर्म है, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है न्यायिक शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। न्यायिक शिक्षा के बारे में भी कहा गया है कि लीगल एजुकेशन को भी प्रतिस्पर्धा बनाना है, यानी कि वर्ल्ड में जो जो लॉ अप्लाई हो रहे हैं उन कानूनों को भारत में भी पढ़ाया जाएगा और यहाँ के कानूनों को उनके अनुरूप आपको कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा, ताकि यहाँ का कोई भी अभ्यर्थी, स्टूडेंट या स्कॉलर वहाँ के कानून को भी बेहतर तरीके से समझ सके। हेल्थ केयर शिक्षा पर बल दिया गया है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना की बात किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, IITI याद रखिए, लास्ट में आई होगा और उस आई का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन,
की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य अनुवाद करना होगा, चीज़ों की व्याख्या करना होगा। और ये अनुवाद एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में, चूँकि किसी विश्वविद्यालय में विभिन्न भाषाओं पे पांडुलिपियों को रखा जाता है, उनका अनुवाद किया जाता है, तो एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो कि ऐसे ही विलक्षण पांडुलिपियों को अनुवाद किया जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अच्छी समझ में आ गया होगा। और शिक्षा के संबंध में जो एक टॉपिक है समान अध्ययन में, शिक्षा से एक क्वेश्चन आता है 20 नंबर या 10 नंबर का। विगत 3 परीक्षाएं हुई हैं, तो अभी तक तो ऐसा हुआ है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिए। अब इसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप सतही रूप से मत देखिएगा। आप इसके अलावा कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो इस समय मेरे वीडियो में आ रहा है उसको अनिवार्य रूप से पढ़ें, क्योंकि ऐसे मौके पर जब केवल परीक्षा के 10 दिन बचे हैं तो कोई भी टॉपिक निरर्थक नहीं होगा, क्योंकि उस पर बहुत अधिक मंथन करके, समय बहुत है, अधिक से अधिक आपके सामने 8 से 10 वीडियो और आएंगे। तो वो 8 से 10 वीडियो में कोशिश की जा रही है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, एग्जामिनर के मन में कौन सा पर्सनालिटी, कौन सा प्लेस, कौन सी अवार्ड इम्पॉर्टेंट हो जाए, कौन सा डे इम्पॉर्टेंट हो जाए, ये हम लोग अनुमान ही केवल लगा सकते हैं, पता नहीं है। जो चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होगी, हो सकता है वो एग्जामिनर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट ना हो सकता है उसकी निगाह में 5 टर्मिनोलॉजी सामने आई, उसने वही पेपर बना दिया। मैं उसको पूरी किताब को, पूरे साल भर के करंट इवेंट को निकालूंगा, वो उसके सामने जो पहला पन्ना खुल गया उसको मिल गए कि 5 जगहों के नाम लिखने हैं प्रसिद्ध, तो उठा के उसने लिख दिया। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें आएँ आपके सामने, ताकि उसमें से संभावना रहे कि उससे जुड़ी हुई चीज़ें ही आपके पेपर में आए। तो आप मेरे वीडियो में जो इस समय आ रहे हैं, जो वीडियो में जितना कंटेंट आ रहा है, उसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, बार बार सुने, और जितना आप सुनेंगे उतना आपको याद आएगा। और जब सुन लें तो उसके बाद एक कॉपी पे लिखने की कोशिश करें, नोटबुक में लिखने की कोशिश करें, और देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अगर 30 या 40 पॉइंट लिखवाए गए हैं तो आपको क्या 20-25 पॉइंट याद आ रहे हैं। अगर वो याद आ रहे हैं तो आप लॉन्ग आंसर बहुत अच्छा लिखेंगे। और ये अपेक्षा की जाती है, चूँकि आप लोग 10 वर्ष 7 वर्ष से अधिक की सेवा का अनुभव है, तो आपके हैबिट में नहीं है 8-8 घंटे पढ़ाई करना। तो आप ये मान के अच्छी तरह रखिएगा कि आप कोई IAS और PCS का मेंस लिखने नहीं जा रहे हैं, और आपका काम 18 घंटे 16 घंटा केवल पढ़ना नहीं है, लगातार राइटिंग प्रैक्टिस करना नहीं है। लेकिन इतनी उम्मीद जरूर की जाएगी कि लास्ट के 10 दिन आपने वास्तव में पूरे समय अपने सिलेबस पर फोकस रहे हों, ये देखते रहे कि कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है जो इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल वित्तीय लेखा नियमों में लगभग आपकी तैयारी कंप्लीट है। आपको क्वेश्चन 5 मिलेंगे 8 में से। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि सर उसमें से एक प्रश्न आता है विश्वविद्यालय के पत्रों के संबंध में, तो मैं 1-2 पत्रों का उल्लेख करके बताऊंगा कि किस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं, किस प्रकार के कंटेंट हो सकते हैं। तो उसको अगले वीडियो में मैं पत्रों आऊँगा और ऐसा कोई पत्र ले लूँगा जिससे कि विश्वविद्यालय में कुलाधिपति को कुलपति महोदय पत्र लिखेंगे, जिस पर किसी विषय पर उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आता है, क्योंकि विश्वविद्यालय की सेवा में सामान्यतः विवादास्पद प्रश्न जो होते हैं, विवादास्पद जो निर्णय होते हैं, वो कुलाधिपति महोदय के परामर्श के लिए भेजे जाते हैं, और अंतिम निर्णय कुलाधिपति महोदय का जो सचिवालय होता है वो लेता है। ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसको केवल असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों तक ही सीमित मत रखिए। आपके अगर छोटे भाई हैं, आपके ऐसे साथी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि लंबी सेवा का अनुभव एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी
और तथा उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में सुझाव प्राप्त करना आवश्यक है, तो आप उन सबको मेरा ये वीडियो और मेरे इस चैनल को ज़रूर भेजिए, उसकी लिंक भेजिए, लाइक और सब्सक्राइब करने का अनुरोध कीजिए, क्योंकि ये चैनल निःशुल्क है। ये केवल आप जैसे लोगों को, जो कि जिनके पास कोई इतना समय नहीं है और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो सके, तो उनके लिए तैयार किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।